हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बैंक को चूना कैसे लगाना है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को। एक महानुभाव उसके टिप्स ले रहे हैं कि बैंक के साथ ठगी करनी कैसी है वो बता दो। अरे भाई साहब, मैं डिसेंट एडवाइस देता हूं आपको, लीगल आपकी राइट्स बताता हूं। बैंक एनबीएफसी कुछ गलत कर रही है तो वो बताता हूं, ठगी करने की टिप्स नहीं मैं देता। अब इनका ये देखें क्या कह रहे हैं मनीष जी। हेलो, मेरा पैन कार्ड ऑलरेडी बना है बट आधार कार्ड से बना है। सेकंड पैन कार्ड बनवा लूं? पहले वाला पैन कार्ड सरेंडर करवा लूँगा। पहला पैन कार्ड वोटर आईडी से बना हुआ है। सेकंड न्यू पैन कार्ड आधार कार्ड से बनवा लूँ? भाई साहब, ऐसा है, फिर दो पैन कार्ड बनवा के करोगे क्या? बैंक या एनबीएफसी कंपनी से ठगी करोगे? भाई और तो कोई काम ही नहीं दो पैन कार्ड का, और के किस काम आएगा आपके? फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैन कार्ड का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है एक आदमी का। किसी भी आदमी के दो पैन कार्ड नहीं बन सकते। और अब तो कंप्यूटर इतना हाईटेक हो गया है, नेट का जमाना आ गया है, पैन कार्ड में क्यूआर कोड आने लग गया। अब तो ये मिशन इम्पॉसिबल हो गया। आज से 8-10 साल पहले तो कोई फ्रॉड करवा भी लेते होंगे दूसरे नाम से या कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक करके। अब ये मिशन इम्पॉसिबल है, किसी भी तरीके से आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा और ना ही ये बनवाना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा 420 लगेगी। कम से कम 7 साल की सजा आपको होगी। इसमें सरकारी पर्चा दर्ज करवा देगी जिसके पास आप एप्लीकेशन दोगे। पैन कार्ड कभी भी सरेंडर भी नहीं होता। सरेंडर का मतलब ही नहीं यार, पैन कार्ड बने जिंदगी में एक बार बन गया, उन्हें बना दिया। टैक्स वाली इनकम हो तो उसने भर दे भाई टैक्स, नहीं हो तो ना भरे, सीधा हिसाब है। तो ये ठगी करनी अलाउड नहीं है भाई साहब। इस तरीके से अगर किसी ने पहले 10 साल पहले बनवा के कर भी रखी होगी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया तो कई पर्चे दर्ज हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे जितनी बैंकों को ठगी करी होगी। और सारे 420 के होंगे और एक सरकार कर देगी, कोई समझौते का ऑप्शन नहीं है, बाकी की सारी जिंदगी अंदर जाओगी। कुरैशी, हेलो सर, मैंने बजाज से बाइक फाइनेंस करवाई थी लेकिन अब ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूँ? भाई साहब, बाइक फाइनेंस करवाई थी, आपका सिक्योर लोन के अंदर आएगा। आप सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें यूट्यूब पे ही, आपको सारा पता लग जाएगा आपको करना क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, या बैंक या एनबीएफसी कंपनी के राइट्स क्या हैं। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा से कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल शर्मा, सर गुड इवनिंग सर, पीएल है 4 लाख, पीएल है, पर्सनल लोन है, 4 ईएमआई रुकी थी। रिकवरी एजेंट ने कहा कि एक ईएमआई दे दो, उसके बाद आपका सेटलमेंट करा देंगे। मैंने एक ईएमआई भर दी है, 6 लाख आउटस्टैंडिंग बच रहा है। 8,75,000 का लोन था, 3,50,000 रुपये दे दिए हैं, 40,000 4 ईएमआई में सेटल करवाने को कह रहा था। मुझे आपसे जानकारी चाहिए कि आर्बिट्रेशन एनपीए के बाद होता है या पहले? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ। देखो भाई साहब, पहली बात तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनका ही काम है चोरी ठगी करने का। इन्होंने आपका फुद्दू बना दिया, पागल बना दिया, आपसे एक किस्त ले ली, उस पर इनको कमीशन मिल गई। अब रही बात, आपको अगर सेटलमेंट करवानी है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइज लिख के वो वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेटलमेंट होती कैसे है अनसिक्योर लोन में। आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो आपके कम चांस है सेटलमेंट होने के, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पता है कि ये थोड़ा सा और दबाव डालेंगे तो ये आदमी पैसा दे देगा। अब रही बात आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन एनपीए के बाद होता है या पहले होता है, आपका क्वेश्चन है।
आर्बिट्रेशन जो है पहले तो सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन करने के लिए बैंक को एनपीए की जरूरत नहीं है। एनपीए अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है, लेकिन एनपीए में केस जाने की जरूरत नहीं है किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी को। आर्बिट्रेटर का मतलब है मध्यस्थ, मीडिएटर। तो मीडिएटर तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कभी भी बीच में डाल सकती है। अब वो डाल कैसे सकती है, उसके पास पावर कैसी आई, वो आपने ही बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दी है। जब आपने एग्रीमेंट किया उसके अंदर क्लोज था कि जब भी आपकी किस्त रुकेगी तो बैंक की मर्जी, आर्बिट्रेशन वो होगा, आर्बिट्रेशन का क्लोज था। तो इसमें कोई एनपीए की जरूरत नहीं है। समीर मंडल, नाइस एक्सप्लेन सर, थैंक यू सर, वेलकम जी। आनंद प्रधान, सर मेरा एक फ्लैट लोन लिया था 3 साल पहले आईसीआई बैंक से, बट मेरा मार्च 2020 तक इंस्टॉलमेंट अपडेट है, लेकिन लॉकडाउन से इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका हूँ। अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम था, 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं। 3 लेटर बैंक से भेजा है, अब बोल रहे हैं बैंक वाले ताला लगवाएंगे बोल रहे हैं। प्रमोटर को 63,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के ड्यू हैं, इसलिए मेरे नाम पे रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। अब तक क्या करूं सर, मुझे एडवाइस दीजिए सर जी। देखो भाई साहब, अगर आपने बैंक की किस्तें नहीं दी हैं, 3 साल हो गए आपके लोन को, 1 साल से तो आप किस्त भर ही नहीं रहे हैं। अभी एनपीए पे रोक है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी, ये आपके मकान, फ्लैट, दुकान जो भी होगा उसकी एक्शन करेंगे, उसकी बोली करेंगे, अपने पैसे ले लेंगे। इनके पास पूरे राइट्स हैं। आपको अपने राइट्स और इनके राइट्स पता करने हैं, सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि 63,000 रुपये जो डेवलपर है जिससे आपने वो फ्लैट खरीदा, आपने उसके ही नहीं दिए हैं, तो उसने आपके नाम रजिस्ट्री नहीं करवाई। आपको उसके 63,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब वो आपके नाम रजिस्ट्री करवाएगा। वो उसके पैसा उसको दे दे, वो तो अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें। फिर कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से कमेंट कर लेना। विकास मुखर्जी, सर मैंने एचडीएफसी से पर्सनल लोन लिया था जिसकी ईएमआई फरवरी 2020 तक जमा किया है। मार्च 2020 में मेरी जॉब चली जाने की वजह से ईएमआई नहीं भर पाया हूं, लेकिन फिर भी बैंक ने एनपीए कर दिया है, जबकि कोर्ट से अभी एनपीए पे रोक है। ये सेक्शन 25 का नोटिस भी भेज रहे हैं। ईएमआई मैंने फरवरी 2020 तक, भाई साहब फरवरी 2020 तक अगर आपने किस्तें भरी थी तो आपका एक कंडीशन में एनपीए पे जा सकता है। अगर आपने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया था 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक, फिर तो आपका केस एनपीए में जा ही नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने वो और 6 महीने चले गए। 1 साल हो गया, नहीं दी कोई बात नहीं, नहीं जाएगा, चाहे 6 महीने और डिसीजन आए तब तक भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने मोरेटोरियम ही 1-2 महीने का लिया था तो उसी ड्यूरेशन में आपके 3 महीने एनपीए में जाने के पूरे हो चुके हैं। उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है, तो आपका केस एनपीए में जा सकता है, आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपका अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के चेक वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा से कमेंट कर लेना। ईशान त्रिपाठी, सर जी बाकी सब चीज़ में एड्रेस वहाँ का है जहाँ लोन लिया था, पर सिर्फ पैन कार्ड में मेरे गांव का एड्रेस है, पर मैं वहाँ में किराए पर रहता था। अगर पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने के लिए दिया हुआ है, मुझे बस ये पूछना है कि क्या ये लोग मेरा पैन कार्ड में मेंशन एड्रेस को देख सकते हैं या नहीं, और क्या यह मेरे दूसरे लोन की जानकारी कि किस जगह से लोन लिया है उसको देख सकते हैं या नहीं। देखो भाई साहब, पहली बात तो यह है कि आपने जो लोन लिया आपने नहीं भरा,
किसी बैंक या NBFC कंपनी से लिया होगा, आपने लिखा नहीं किससे लिया, तो आपने नहीं भरा, आपने 2-3 जगह से ले लिया है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, जहां आप रेंट पे रहते थे वहां का एड्रेस था, और अब आप अपने गांव में चले गए हैं, इनको आपका एड्रेस नहीं पा रहा होगा और आपने मोबाइल नंबर बदल दिया होगा, तभी इनको मिल रहा होगा। अब आपको ये खतरा हो रहा है कि पैन कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ, वो पैन कार्ड आपने दे रखा है। भाई साहब, पैन कार्ड में कभी एड्रेस नहीं लिखा होता, कभी भी। सारे देश के किसी कोने में आप पैन कार्ड बनवाओगे, उस पर कभी एड्रेस मेंशन नहीं होता। उस पर आदमी का नाम और फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बस। उसके अलावा उसमें बेफालतू की कोई चीज़ नहीं होती। तो आप डरे घबराए नहीं, तो वो पैसे ढूंढेंगे कहाँ से आपका एड्रेस। हाँ, पैन कार्ड आपने दे रखा है, उसकी इंटरनल जानकारी वो सिविल से, जैसे अब आपने पूछ रहे हैं कि दूसरा आपने लोन एक और ले रखा है, क्या वो उसका पता लगा लेंगे? वो उनके लिए बड़ा आसान है, वो सिविल से रिपोर्ट चेक करेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा आपके कितने लोन हैं, उनको पता लग जाएगा आपने कौन से बैंक और NBFC कंपनी से और लोन ले रखा है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिसेंट एडवाइस लेने के लिए नमस्कार।